चलो तो फिर आज हम लोग एक नया पार्ट शुरू करते हैं नेशनल इनकम का, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड पता है, तो नाम सुना ही होगा। सबसे पहला क्लास में तुम लोग को यही बताया गया था कि सर आप लोग का नेशनल इनकम निकालने का तरीका कितने हैं, 3, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात कर लिया था। दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, इनकम मेथड में, और तीसरा एक्सपेंडिचर। आज वो शुरू करेंगे। सर ये एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का मतलब पता है, तो अगर सीधा भाषा में बात किया जाए तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। यू आर स्पेंडिंग योर मनी। अब स्पेंड कहीं भी हो सकता है, हाँ कि ना। यू कैन स्पेंड ऑन कंजम्पशन पर्पस, यू कैन स्पेंड इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इसके बाद वाला चैप्टर जो है तुम लोग का, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड वाला, उसमें यही टॉपिक पूरा का पूरा घूमता रहता है। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, सेविंग्स है, ऑल दिस थिंग्स आर जनरली डेट इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। अब देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड का बात हो रहा है। तो पहला जो अकाउंट पढ़ा होगा उसको तो पता ही एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, इस पे हम ज्यादा बकबक नहीं करते। देख लो, अंडर दिस मेथड वी मेजर द नेशनल इनकम बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय। कौन कौन एक्सपेंडिचर मेड कर रहा है एक बार देख ले। सबसे पहले हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, वी आर मतलब पब्लिक, नहीं तो हाउस होल्ड में कौन आ गया, पब्लिक। पब्लिक जितना भी खर्च करेगा वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। उसके बाद प्राइवेट बिजनेस फॉर्म। ये प्राइवेट बिजनेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, जितने सारे कंपनीज हैं, जितने भी प्रोड्यूसिंग हाउसेज हैं, अब प्राइवेट लिमिटेड बोलने से तो नहीं होगा, उसमें पब्लिक भी यही जाता है। अल्टीमेटली जितने सारे कंपनीज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सामान, वो सारे के सारे यहाँ पे ना। गवर्नमेंट का भी खर्चा होता है। गवर्नमेंट खर्चा करता है, तुम लोग को पता ही है किस किस टाइप का खर्चा करता है। गवर्नमेंट का खर्चा तुम लोग देखा ही होगा, बहुत काइंड ऑफ, वो जनरली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो लोग ज्यादा करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके अलावा भी वो हमें गुड्स भी प्रोवाइड कराता है। तुम लोग बोले कहाँ गुड्स प्रोवाइड कराता है भाई, कोई गुड्स यूज नहीं मिलता है। अब उसके बारे में धीरे से बात करें। अब देखो उसमें क्या है, एंड फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स का भी एक्सपेंडिचर इसमें आता है क्या। जब फॉरेनर हम लोग के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड में फॉरेनर खर्च करता है, उसको भी हम लोग लेते हैं। अरे हाँ, ऐसा कैसे भाई। फॉरेनर का मतलब विदेशी मुर्गी, दैट इज फिरंगी। कोई फिरंगी इंडिया में आके कोई सामान खरीदता है, तो इसका अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, तुमने इंडिया का ही सामान खरीदा है। इंडिया का जब तुमने सामान खरीदा है तो अल्टीमेटली इंडिया का ही इनकम का एक पोर्शन है ना, इसीलिए उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। सबसे पहला पार्ट ये समझ में आ गया है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड में किसका किसका खर्चा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने लोग का लेना है, गवर्नमेंट का लेना है, उसके बाद अपना पब्लिक कंपनी, जो कंपनीज हैं, जो प्रोड्यूसिंग हाउसेज हैं, उन लोग को लेना पड़ेगा। लास्टली हम लोग के पास फॉरेनर का भी लेना पड़ेगा। लेकिन फॉरेनर का कौन सा खर्चा, इंडिया में होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, इंडिया में। अब सोचो, फॉरेनर आदमी आके इंडिया में सामान खरीदे, इसका मतलब क्या होता है बताओ। इंपोर्ट होता है ना। फॉरेनर अगर इंडिया में आके सामान खरीदता हो, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट होगा, वही तो। फॉरेनर अगर बाहर से आके इंडिया में सामान खरीद रहा है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया इतना खेला। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब सम ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये जो आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड जब आप लोग यूज करिएगा ना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी। कौन सा मिलेगा, जीडीपी एमपी मिलता है, यही तो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। लेकिन वैल्यू एडेड जब करते थे क्या मिलता था, और जब इनकम मेथड करते तो क्या आता था, याद है। तो अब देखो, तुम लोग का क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्म हो जाए, तुम लोग के पास अगर क्लैरिकल मतलब एकदम क्लैरिटी रहेगा चीज में, तुम लोग आराम से मैनेज कर लेगा। दिया हुआ क्या है यहाँ पे, जीडीपी एमपी है और जीडीपी एफसी है, तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर तुम लोग से कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, किस चीज का डिफरेंस है, एफसी एंड एमपी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अब देख यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बन गया तुम लोग, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तुम लोग मैनेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। क्या क्या नाम है देख लो। इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं, कोई इसको उसका कंजम्पशन मेथड बोलते हैं। वाई सर इट इज कंजम्पशन मेथड क्यों बोलता है, क्योंकि एक्चुअली इसमें खर्च होता है, इसे कंजम्पशन ही माना जा रहा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मेथड। सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। एक्सपेंडिचर जो है दो टाइप का हो सकता है, कंजम्पशन भी हो सकता है
इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, इसीलिए दोनों नाम रख दिया। क्या क्या? कंजम्पशन मेथड भी है, इन्वेस्टमेंट मेथड भी है, और दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो उसे बोलते हैं डिस्पोजल मेथड। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज। अब चलिए सर ये देखिए कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट के बारे में धीरे धीरे बातचीत करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जीडीपी एमपी में अगर आप लोग बात करना शुरू कर रहे हो यहाँ पे अगर बात करना शुरू करते हो एक्सपेंडिचर मेथड में, तो आप लोगों ने बात अभी किया किसका किसका एक्सपेंडिचर होता है। जनरली हम लोग अगर देखें तो तीन जन का एक्सपेंडिचर होता है। उसमें कौन कौन था? सबसे पहले हम लोग थे पब्लिक, उसके बाद कौन था? गवर्नमेंट था, उसके बाद कंपनी थी। यही तो। अब देख यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये मतलब प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या बता रहे? कंपनी का खर्चा। उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है सर? ये कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात हो रहा है। उस दिन फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, जीडीसीएफ याद है? जीडीसीएफ में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था चेंज इन इन्वेंट्री आता है, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन में वाला बात किया हुआ है। उसके बाद देखो ये देखो क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट में आता है नेट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट मतलब सर हम ऊपर में बताए, तुम लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात किए थे, कैसे नाम किस नाम से बोले थे? फॉरेनर। किस नाम से बोले थे? फॉरेनर। फॉरेनर बाहर जाके इंडिया में सामान खरीद रहा है, उसे भी एक्सपोर्ट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया एक्सपोर्ट, और वहां पे क्या बोला था? परचेज बाय फॉरेनर। तो ध्यान में रखना, परचेज बाय फॉरेनर को इग्नोर मत मार देना, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ही होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लो क्या क्या बोला है। अब जो फाइनल कंजम्पशन होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इसमें क्या क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। अब कंजम्पशन कौन कौन कर सकता है? एक हाउस होल्ड कर सकते हैं, दूसरा कंपनीज कर सकती है। देख लो क्या क्या है। फाइनल कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ये क्या है भाई? नाम सुना है क्या? एनपीओ का नाम सुना है तुमने? ये लोग क्या करता है? जनरली they are generally created with the motive to serve people। अब किसको सर्व कर सकता है? बहुजन को सर्व करता है। अभी लोग का सर्विंग जो पर्पस होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली किस टाइप के एनजीओ के बारे में बात किया गया है? द एनजीओ विच इज सर्विंग होम, हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड को सर्व करता है उसी को लेना है, बाकी के एनजीओ को मत कंसिडर कर लेना। तुम समझ में आ गया? अब देख एनजीओ का कितना टाइपिंग है मेरे को तो पता नहीं, स्पीड वन को भी काम किया नहीं, लेकिन ये बात याद रखना कि एनजीओ जब भी बात आएगा तो क्या देखना तुम लोग को? हाउस होल्ड को वो सर्व करना चाहिए। ठीक, उसके बाद देख ले सेल्स टू हाउस होल्ड। ये तो बात का बात है, हम लोग तुम लोगों को समझाएंगे बाद में, कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है। अब जीडीएफसी में क्या आता है? मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट था आप लोग का। क्या क्या एलिमेंट था? एक कैपिटल फॉर्मेशन था, दूसरा इन्वेंट्री का जो चेंज था, वो दोनों का। ये देखो ये और ये। अब ये दोनों में क्या बात होगा वो भी देखेंगे, अंदर में बात करेंगे इसके बारे में। अब गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकता है देख लो। गवर्नमेंट किस किस टाइप में एक्सपेंडिचर करता है। सबसे पहले देख लो क्या लिखा हुआ, इमोल्यूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट। ये का नाम सुना है क्या? इमोल्यूमेंट्स पेड बाय गवर्नमेंट नहीं सुना क्या? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं तो देखो तो, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को पैसा देता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसा देगा तो एक्सपेंडिचर तो है एक्चुअली वो। उसका नाम क्या लिखा गया है? इमोल्यूमेंट्स पेड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा टेक्निकल खेला क्या है पता है? वर्ड्स का खेला है। अगर तुम लोग वर्ड्स को जान जाएगा, एक बार दो बार रीड कर लेगा ना, तुम्हारा माइंड में शायद बैठ जाए कितना टाइप टॉपिक कवर करना। उसके बाद देखो लास्ट में क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स टू हाउस होल्ड। ये फलाना ढिमका नहीं, ये देखो ये सब। और नेट एक्सपोर्ट तो पता ही है क्या होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है देख लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या नाम है इसका? पीएफसी। पूरा नाम ना बोलेंगे हम भाई, एक बार बोल दिया तो तुम लोग मैनेज कर लेना। पीएफसी का मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जनरली कौन कौन आएगा सर? हाउस होल्ड भी इसमें कवर हो जाएगा और बिजनेस भी कवर हो जा रहा है इसमें। देख लो, expenditure incurred by the household, private farm, NPOs serving household on all types of consumer goods। goods कौन कौन सा एक बार देख लो यहाँ पे, all type of consumer goods है, मतलब सारे के सारे कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। उसमें कौन कौन सा गुड्स आ सकता है? चाहे वो गुड्स कैसा हो सकता है? ड्यूरेबल हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल हो सकता है, सेमी ड्यूरेबल भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ओके, तो सबसे पहला बात, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगा तुम लोग? अगर तुम लोग पब्लिक है,
इफ यू आर पब्लिक देन योर एक्सपेंडिचर विल बी मेड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या खरीद सकता है? सब्जी खरीद सकता है। क्या नाम होगा? सब्जी अगर खरीदा तो नॉन ड्यूरेबल में चला जाएगा। अगर वहीं पे तुम लोग एसी खरीद लिया, अब कुछ ऐसा गुड्स हो सकता है जो दोनों के बीच में रहता होगा, मतलब ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं किंतु जल्दी खराब होगा भी। पता नहीं क्या है ऐसा चीज, कुछ है। क्रीम, अंडा, ठीक है जो भी है तुम लोग ले दिमाग बना दे, मेरे को इसका एग्जांपल नहीं पता सेमी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। सर्विसेज भी है, ओके। अब नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, इसमें क्या क्या चीज याद रखना है। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेड अंडर पीएफसी मस्ट बी मेड बाय द रेसिडेंट। किसके द्वारा मेड होना चाहिए? इफ इट इज मेड बाय नॉन रेसिडेंट देन इट विल बी नोन एज एन व्हाट? एक्सपोर्ट। इसे एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? एक्सपोर्ट का सेपरेट हेड है ना, वहां जाके देखेंगे। पीएफसी से क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे। पीएफसी से क्या करेंगे? पीएफसी से बाहर, ठीक है। ऑफ इंडिया वेदर एक्सपेंडिचर मेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, किसके द्वारा खर्च होना चाहिए? द खर्च मस्ट बी मेड बाय द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बाहर वाला करता है देन उसका ट्रीटमेंट हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरह करेंगे। लेकिन अगर अपना देश का आदमी अगर अपने देश में खर्च कर रहा है देन इट इज नोन एज एन व्हाट? पीएफसी। लेकिन अपना देश का आदमी अगर बाहर भी खर्च कर रहा है ना तो भी इसको जोड़ेंगे पीएफसी। व्हाई? एक्चुअल फैक्ट यह है कि उसका इनकम तो इंडिया में ही है। अब वो इंडिया का इनकम अगर विदेश में जाके खर्च करेगा तो इसका मतलब क्या? वो इंडिया का इनकम नहीं है। सोच के बताओ, कहाँ बताओ? फॉरेनर जो पैसा खर्च कर रहा है यहाँ पे वो कहां से आता है? वो विदेश से आता है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो लोग का पैसा बाहर से ही आ रहा है। तो व्हाई शुड वी टेक देयर वैल्यू इन आवर नेशनल इनकम कैलकुलेशन? उसका वैल्यू हम लोग क्यों ले? वो तो अपना देश का इनकम कमा के लाया है, यहाँ बेच रहा है, मतलब यहाँ पे वो खरीद रहा है। समझ में आ रहा है? जेन्युइनली बैकग्राउंड का थॉट कुछ इस तरीके का। अगर इंडिया का आदमी यहाँ कमाता है और विदेश में जाके वो खर्च करता है तो सोच के बताओ, देन इट विल बी नोन एज एन इंपोर्ट। यस करेक्ट, उसको इंपोर्ट बोलेंगे। और इंपोर्ट को हम लोग को देखना नहीं है। व्हाई? क्योंकि इंपोर्ट का गुड्स बनता कहाँ पे है? विदेश में। तो अपना इनकम में उसका कोई इंपोर्टेंस है? बताओ, कोई इंपोर्टेंस नहीं है। उसका अपना प्रोडक्ट में भी तुम लोग को दिख गया कि अपना देश का प्रोडक्ट नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, वो उसका इनकम भी नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना पूरा चीज? चलो अब यहाँ पे क्या बोलता है देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी। प्राइवेट का तो देख लिया। अब देखो क्या है, जीएफसी के बारे में बात हो रहा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब पता है तो क्या है? मतलब देश चलाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा जो होता है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, जनरली डिफेंस का खर्चा आ गया, आपका लॉ एंड ऑर्डर का आ गया, एजुकेशन का आ गया, हेल्थ का भी आ जाएगा, पोस्टल आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये सारे का सारा खर्चा जो गवर्नमेंट करता है किसके लिए? अपने देशवासियों के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यही जीएफसी। इट ऑल्सो इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक। मतलब इसमें और क्या आता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोड्यूस करता है अपने देशवासियों के लिए एट ए लोअर कॉस्ट। कौन सा? एट ए लोअर कॉस्ट। मतलब they are not producing the goods for earning profit, they are producing goods and selling the goods for welfare of the society। कुछ गुड्स ऐसे हैं, तुम लोग सोच के देखो कहां कहां पकड़ाया जा सकता है। देखो तुम लोग बोल सकता है वैक्सीन वाला खेल एकदम सही है। अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी फैसिलिटी तुम लोग देख सकता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं राशन का चावल। सोचा है? राशन का चावल एक्चुअल में खर्च तो करता ही है गवर्नमेंट। हाँ, जो राशन का चावल है वो सोच के बताओ वो प्रोडक्शन कौन करता है? फार्मर करता है। लेकिन वो गवर्नमेंट को बेचता है, गवर्नमेंट से पैसा लेता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या हम लोग से पैसा लेता है? नहीं। एक नॉमिनल प्राइस पे अपने लोग को क्या दे देता है? समझ में आ रहा है? तो अब देखो उसका जो इनकम आ रहा है, वो जो खर्चा है वो एक्चुअल में तो जनरली उसका खर्चा देखो, मान के चलो 1 किलो चावल का अगर तुम आज स्टैंडर्ड प्राइस देखेगा जितना भी खराब से खराब, यू कैन फाइंड द वैल्यू मस्ट बी लाइंग अबव 20 रुपीज। यस और नो? जितना भी खराब से खराब चावल, पथरी वाला हो, टूटा फूटा हो, मोटा हो, जैसा भी, बट द वैल्यू विल बी मोर देन 20 रुपीज पर केजी। लेकिन गवर्नमेंट ये कितना में दे रहा है? 2 रुपीज में दे रहा है। तो एक्चुअल में सोचो तो गवर्नमेंट को उसमें 20 रुपए का तो कम से कम 18-15 रुपए का तो खर्च आया ही होगा। सबसे पहले उसने खरीदा होगा उस सामान को, उसके बाद उसका पैकेजिंग कराया होगा, एम्प्लॉयर का खर्चा लगा होगा, और दिस थिंग एक्सपेंडिचर वो तो गवर्नमेंट ने किया ही है। वो जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया उसको तो ऐड करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है जब गवर्नमेंट कोई चीज आपको बेचता है एट ए लोअर कॉस्ट, देन द वैल्यू ऑफ दैट गुड शुड बी टेकन एट कॉस्ट। किस पे लेंगे?
कॉस्ट पे लेंगे। रीजन क्या है, गवर्नमेंट प्रॉफिट मार्जिन रखेगा नहीं, गवर्नमेंट अपने पास प्रॉफिट रखता नहीं है, तो इसलिए बोला जाता है कि जितना में उसने बनाया है उस चीज को उतना ही एक्सपेंडिचर क्या करो आप इंक्लूड करो नेशनल इनकम में, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जिसका जितना जितना एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर मेथड का एकदम जो मेन ओवरव्यू था, जो मेजर कारण था वो क्या था, सारा जितना भी अपना सेक्टर्स है जितने खर्च कर रहे हैं उसको ऐड करना है। तो अपने लोग को यहाँ क्या देखना है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है। अब गवर्नमेंट देखो सामान बनाने में कितना खर्च कर रहा है, पता चल जाएगा तुम लोग को। सबसे पहले वो उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है, उसके ऊपर लेबर का खर्चा किया है, और भी अगर कुछ खर्चा किया होगा तो वो भी किया है, उसको जोड़ देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, जीएफसी। इसके अलावा और क्या है, ये जो खर्चा होता है डिफेंस में, लॉ एंड ऑर्डर पे, डिफेंस पे खर्चे का मतलब समझ में आ रहा है। तब मिलिट्री का, अगर तुम लोग मिलिट्री वाले लोग का सर्विस सैलरी दे रहा है तो वो ऐड होना चाहिए, एक ही बात है ना। देख कहां पे है, देख गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ही है ना। अगर गवर्नमेंट किसी मिलिट्री प्रोफेशनल, जो मिलिट्री के जो कमांडर होते हैं उन लोग को अगर सैलरी देता है तो वो इंक्लूड होना चाहिए हाँ कि ना। गवर्नमेंट का अगर कोई लॉ ऑफिसर है तो उसका खर्चा ऐड होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है। समझ में आ रहा है ये सारा चीज। अब देखो तो यहाँ लिखा हुआ जीएफसी का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सबसे पहले तुमने चावल खरीदा था किससे, फार्मर से, तुम लोग को पैसा देना पड़ा ना। देन सीओई, सीओई का मतलब कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, कहाँ देना है भाई एम्प्लॉय को पैसा, पैकिंग वैकिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, पैसा नहीं देगा। अब देखो उसके बाद इंपोर्ट भी आ सकता है, फिर माइनस सेल मतलब कभी कभी गवर्नमेंट क्या करता है उसको बेचता भी है ना, लेकिन जब बेचता है तो उसमें कुछ रिकवरी हो जाता है पैसे का। देखो जैसे तुम लोग सोचेगा अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना था 18 रुपया, गवर्नमेंट ने बेचा कितना में, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का खर्चा कितना हुआ 16 रुपीज, वही तो एक्सपेंडिचर है, वही आना चाहिए, वही वाला चीज यहाँ पे दिखा रहा है। देख ले, अब तुम लोग को नहीं समझ में आती यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लेते हैं इसने 10 रुपया करके खरीदा है, यहाँ पे 3 रुपया लगा है, यहाँ पे और 3 रुपया लगा, ओके 16 रुपया हो गया, और मैंने चावल बेचा कितना में 2 रुपये में, तो -2 कर दो, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का खर्चा कितना है, यस 14 रुपया पड़ रहा है। ये 14 रुपये ही जीएफसी में आना चाहिए, जीएफसी ही, यही वाला बात है। समझ में आ गया। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक, इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, पीएफसी वाला बात। उसके बाद अपना जीएफसी का बात भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये भी चीज, all the income, if the government is getting any kind of money back from their public, that has to be reduced. Why? Because it will not be treated as an expenditure, so we can conclude it as a recovery of some kind of expenditure. तो अगर तुमको पैसा वापस मिल जा रहा है तो एक्चुअल में तो खर्च हुआ ही नहीं, तुमको अगर पैसा वापस मिल जा रहा है तो एक्चुअल में खर्च हुआ ही नहीं। तो अब अपना मेथड का नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपने को सिर्फ नेट एक्सपेंडिचर लेना है। कौन सा एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपेंडिचर। Yes, obviously. हाँ नेट होता है। ओके, अब तुम लोग बोलेगा जैसे देखो सीओई का मतलब क्या था। सीओई जब हम लोग बात किए थे तो वहां पे सैलरी तो था, लेकिन सैलरी के साथ साथ कुछ और पॉइंट भी बताए थे। सैलरी में सर आपको क्या चाहिए, कैश में भी जा सकता है, इट कैन गो इन कैश, इट कैन वेंड इन काइंड एज वेल, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को और एक चीज बोले थे, सोशल सिक्योरिटी। अब देखो अगर तुम बोला मिलिट्री वाले लोग को इंश्योरेंस करा के दिया, तो एक्चुअल में क्या है, एक टाइप सोशल सिक्योरिटी का ही बात आ रहा है, उसके भले के लिए किया जा रहा है। और तुम इसे काइंड में भी देख सकते हैं, देखो सैलरी प्रोवाइडेड इन काइंड, एक टाइप का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जा रहा है, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए जीडीसीएफ, एक मिनट रुक जा, ये थोड़ा मेरे को थोड़ा इसको, हे भगवान, सेलेक्ट ही ना हो रहा है अब। इसको ये नहीं किया थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जा, अब देख इसके बाद क्या है, जीडीसीएफ है। ये जीडीसीएफ का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बारे में बात हम लोगों ने फर्स्ट डे में किया था, जब हम लोगों ने बहुत सारा पॉइंट लिखा था, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर बात हुआ था।
वहीं पे जीडीसीएफ के बारे में बात आ रहा है, तो जीडीसीएफ को भी देख लेते हैं आराम से। तो सबसे पहले नाम क्या है सर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहला बात ये समझ लो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कैपिटल का मतलब क्या होता है, जनरली अपने लोग एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कैपिटल का मतलब क्या समझते हैं, मनी जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने जब गवर्नमेंट बजट के बारे में बात किया था या पीओपी में बात किया था, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था ना कैपिटल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो जनरली कैपिटल इज एसोसिएटेड विद द बैलेंस शीट आइटम, यही तो कैपिटल इज जनरली रिलेटेड विद द बैलेंस शीट आइटम। और इसमें हम लोग जनरली बात किसका करते हैं, फिक्स्ड एसेट का बात करते हैं, किसका, फिक्स्ड एसेट का। अब देखो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है, कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट, सोच के बताओ। हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सोच के देख। एक्चुअल में जीडीसीएफ का मतलब क्या है कि आपके नेशन में टोटलिटी पे कितना कैपिटल डेवलप हुआ है, क्या देखना पड़ेगा, आप लोगों ने आपके नेशन में आपने कितना खर्च किया है अपने टोटल एसेट पे, बस। देखो ये जो खर्चा हो सकता है कोई भी कर सकता है, जीडीसीएफ, इवन यू कैन डू, गवर्नमेंट कैन डू, कोई भी कर सकता है सर। अब देखिए यहाँ क्या, इट रेफर्स टू द एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ये तो कैपिटल स्टॉक मतलब गवर्नमेंट का जो अपना देश का इकोनॉमी में जो गुड्स हैं उसका जो एडिशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीडीसीएफ। देख लो जीडीसीएफ में क्या क्या बात है, इसका दो कंपोनेंट है, पहले बताए थे। दो कंपोनेंट में क्या क्या कंपोनेंट है, एक तो एक्चुअल में एसेट पे खर्चा हो रहा है और दूसरा इन्वेंट्री का, ठीक। तो दो ही कंपोनेंट था ना, एक किस पे था, एसेट के ऊपर खर्च हो रहा है, दूसरा स्टॉक के ऊपर खर्च हो रहा है। तो अभी स्टॉक को रोकते हैं, एसेट के बारे में बात करते हैं। नाउ सी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या नाम है इसका, नाम है जीएफसीएफ। अब जीएफसीएफ में क्या करें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट। तो एक्चुअल में हम बोला फिक्स्ड एसेट का नाम बोला, तो याद रहेगा एक्चुअल में खर्च किस पे हो रहा है, फिक्स्ड एसेट पे खर्च हो रहा है। अब ये खर्चा कौन कौन कर सकता है देख लो, इसमें 3 कैटेगरीज यहाँ पे भी बन जा रहे हैं आपके। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ये देखो। अब इस कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये खर्च कौन कर रहा है, देखो तो एक्चुअल में ये खर्च कौन कर रहा है, बिजनेस, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, बिजनेस में कोई बिजनेस तो खर्च करता ही है ना अपने कैपिटल के ऊपर। क्या क्या खरीदता है बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल में, सोचो बता दो। फिक्स्ड कैपिटल में बिजनेस क्या क्या खरीदता है, मशीन खरीदता है, लैंड खरीदता है, यही सब, तो बिल्डिंग खरीदता है, इक्विपमेंट खरीदता है, यही सब फलाना ढिमकाना, तुम लोगों को पता ही है ये सब चीज। वही वाला चीज बोलेगा, परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द जीएफसीएफ, मतलब जीबीएफआई। ये शॉर्ट फॉर्म का, ओके, ये गलती से भी नहीं, शॉर्ट फॉर्म मत याद कर लेना तुम लोग, बना दिए हैं हम, पर तुम लोग जनरल जो यूज होता है ना उसी को याद करना, नहीं तो तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म ना एक टाइम पर लगेगा। अब मेरा एक बात सुनो, आगे क्या है इसके बाद है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। ये नाम से बताओ तो क्या दिख रहा होगा तुमको, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर तो समझ में आ ही रहा है, ग्रॉस के बाद हटा हुआ है, उसके बाद पढ़ के देखो तो क्या दिख रहा है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। क्या होता है सर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, मतलब अपने रहने के लिए घर बना रहा है, यही तो, अपने रहने के लिए तुम लोग क्या बना रहा है, घर बना रहा है। तो सर वो किधर आना चाहिए, इधर, इसमें आएगा, समझ में आ गया। अगर तुम लोग अपना घर बना रहा है तो खर्च हो रहा है कि नहीं, यू आर मेकिंग एक्सपेंडिचर, तुम लोग अपना घर बनवा रहा है। तो जब तुम अपना घर बनवा रहा है तो एक्चुअल में तो तुम्हारा इनकम का ही पार्ट है, और इनकम जा कहाँ रहा है, घर बनाने में। तो क्या करें, ऐड करो इधर, समझ में आया, किस में ऐड होगा, किस ग्रुप में, पीएफसी में या जीएफसी में, किसमें, क्रॉस जीएफसीएफ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या झमेला हो रहा है, सबसे पहले सुनिए, पीएफसी का मतलब क्या था, प्राइवेट फिक्स्ड पीएफसी, यही तो, प्राइवेट फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था, प्राइवेट फार्म्स खर्चा करता है, इसके साथ साथ हाउस होल्ड भी खर्च करता है, हो गया। जीएफसी में का मतलब क्या था, गवर्नमेंट खर्चा करता है, ठीक है, एकदम बैंक, एक तो नया आइडिया मिल गया। एक कौन खर्च कर रहा है, सब कोई कर रहा है, दूसरा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। अब ये खर्चा कहां पे हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, कहीं पे भी हो सकता है,
ठीक, तो तीसरा वाला खर्चा क्या आया है? तीसरा वाला जो खर्चा आया है वो खर्चा जनरली कहाँ पे है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है? अगर बिजनेस अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस अगर फिक्स कैपिटल में खर्च कर रहा है तो इधर आ रहा है, और आप लोग फिक्स कैपिटल में खर्च कर रहे हो तो इधर आ रहा है। ठीक, तो सर ठीक है, रहने दो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट आएगा। इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद क्या? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा चीज है भाई, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट? सीधा सीधी बात है, पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर। पब्लिक के लिए आप लोग क्या खर्च करेगा बता? फ्लाईओवर पे, ब्रिज पे, या पार्क बना देगा, ये सभी खिला है ना तुम लोग का। तो यही वाला बात है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे एलिमेंट हमेशा याद रखना कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है। तो देखो, याद करने का तरीका कुछ इस तरीके का है। तुम लोग पहले ब्रॉडर हेड पढ़ो। क्या पढ़ो? ब्रॉडर हेड। आप लोग के पास यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई पूछे एक्सपेंडिचर मेथड में आप लोग के पास कितना हेड है? 4 हेड्स आर देयर, पीएफसी, जीएफसी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वाला बच्चा वाला चीज है, तुम लोग कर लेगा, हम छोड़ दे। तो एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो अपने को 3 ही पॉइंट याद रखना है। क्या क्या है? पीएफसी, जीएफसी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब बताओ, पीएफसी तुम लोग कर लेगा क्योंकि खर्चा वाला बात है, तो जितना भी खर्च होगा उधर से ऐड कर लेंगे। जीएफसी में क्या होगा? गवर्नमेंट जितना खर्च करेगा वो ऐड कर लेंगे। अब बात आता है कहाँ पे? कैपिटल फॉर्मेशन में। तो कैपिटल फॉर्मेशन में आपका पास कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। क्या क्या है? सबसे पहले एसेट के ऊपर खर्चा है, देन इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा है। एसेट के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो भी 3 जन कर रहा है, 3 जन कर रहा है। There are 3 person who are making the expenditure on assets. The first one is whom? तुम लोग, कंपनी है, कंपनी इज मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स कैपिटल, खत्म। दूसरा कौन है? यू आर मेकिंग ऑन हाउसेज। लेकिन कुछ और करो तो, और फ्रिज खरीद ले, किधर जाएगा? इफ यू आर मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन फ्रिज, पीएफसी में, समझ में आ गया। लेकिन अगर आपने लैंड खरीद लिया तो पता, लैंड आएगा तो किधर जाएगा? अगर वैकेंट लैंड हुआ तो देख ले, यहाँ पे क्लैरिटी बता रहा हूँ, यहीं पे समझ ले क्या क्या बोल रहा है, पकड़ ले। पहले कौन है तुम लोग? कौन है सबसे पहले? वो यू आर पब्लिक, यू आर मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन कार, यू हैव बॉट अ कार, किधर जाएगा? पीएफसी। वाई? क्योंकि सर वो एक्सपेंडिचर है। यहां पे स्पेसिफिकली बोला है, देखो यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में स्पेसिफिकली बोला है रेसिडेंशियल होना चाहिए, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। खर्च किसके लिए हो रहा है? रहने के लिए हो रहा है। घर बना रहे हो किसके लिए? रहने के लिए। अगर आपने लैंड खरीदा है घर बनाने के लिए, देन इट विल बी हियर। लेकिन अगर आपने लैंड खरीदा है जो वैकेंट है, देन पीएफसी में। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी मिल रहा है चीज का। उसके बाद देखिए, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो पता चल ही गया होगा। तो अगर बोलते ब्रिज पे खर्चा होगा, किधर जाएगा? जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर में आ जाएगा। ऊपर ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ऑफिस, लेकिन ओके। अब यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, ये तो बात बोल बोल के फायदा नहीं है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजिंग स्टॉक विच इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सर एक्चुअल में यहाँ पे बताइए, अब सबसे पहला बात जो बच्चा लोग को जानना जरूरी है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? बता दो भाई मेरे को। इन्वेंट्री का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक और इन्वेंट्री? देखो, अब हम तेरे को बता सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट यही था, इसीलिए हम उसको लिख के लाए। हमको पता है तुम लोग यही सोचेगा। एक्चुअल में स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक इज नॉट ओनली द फिनिश गुड, इट इंक्लूड 3 थिंग्स। इट इंक्लूड 3 थिंग्स, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ये तीनों को लेना पड़ेगा आपको। व्हाइल मेकिंग द कैलकुलेशन यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस 3 एलिमेंट्स। सर रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इज व्हाट? इट इज द रॉ मटेरियल बाय व्हिच it is known as the input on which we are going to put our labor, machine, money, material, everything, and we are going to convert it into finished good. तो ये रहा इनपुट। यहाँ पे इनपुट के ऊपर मैंने सामान लगाया, तो ये क्या बन गया? आउटपुट। आउटपुट इज नोन एज फिनिश्ड गुड।
इनपुट इज नोन एज रॉ मटेरियल, और बीच का पोजीशन में फंस गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, WIP। यही तो, जैसे आलू लेके आया, आलू क्या है, रॉ मटेरियल। अब आलू का तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट क्या बना, तुम उसको चिप्स बना दे रहे, यही तो, यू आर मेकिंग इट चिप्स। तो यही चिप्स बना देते हो, क्या बन गया, फिनिश गुड्स। मानो चिप्स जो बनता हो क्या ऐसे ही बिक जाता है, नहीं, पैकिंग करके बनता है ना, तो जो ही वो पैकिंग हो जाएगा देन इट विल बी नोन एज फिनिश गुड्स, खत्म। अब ना तुमने आलू छीला, सब कुछ कर लिया, तल भी लिया, ना इट इज रेडी, रेडी फॉर पैकिंग, लेकिन खत्म हो गया हिसाब इस साल का, क्या करेगा, इसका नाम क्या रखेंगे, फेंक दें उसको, WIP रख देंगे इसका नाम, खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज बोलता है जो दिमाग में रखने का जरूरत है आप लोगों को। सबसे पहले लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज नॉट इंक्लूडेड हियर, व्हाई सर, व्हाई, कैन यू टेल मी। एक्चुअल में उस दिन भी बात किए थे, तो सर तुम लोग अगर नोट करेगा तो यू आर गेटिंग द सेम पॉइंट्स फ्रीक्वेंटली, यू आर गेटिंग द सेम पॉइंट्स रिपीटेडली टाइम्स, बार बार मिल रहा है वही पॉइंट। तो अगर तुम लोग से कोई प्रिकॉशन के बारे में पूछेगा तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू लर्न इट। एक ही पॉइंट बार बार घूमेगा तीनों मेथड, समझ में आ रहा है, तो क्या क्या बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद द कंज्यूमर, तो देखो सर यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, एक बार ऊपर वाला चीज देख लो तो उसके बाद थोड़ा नीचे वाला बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा मेन पॉइंट था वो बताना ही भूल गए। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट चेंज इन फिजिकल स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स विद प्रोड्यूसर, किसके साथ रहना चाहिए गुड्स। अब मानो नहीं समझ में आ रहा सर, एक देखो तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, अब वो तुम्हारे पास बढ़ गया, देन क्या करें उसको, प्रोड्यूसर तो तुम लोग है नहीं, कभी हो नहीं सकता, पर मान के चलते हैं एक चिप्स का पैकेट था तुम लोगों के पास, वो 2 हो गया घर में पड़े पड़े, तब क्या होगा, तो तुम्हारा क्या नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों सर, क्यों नहीं बढ़ेगा, एक्चुअल में जब आपने खरीदा था ना तो आपका खर्चा तो उतना ही हुआ, जो एडिशन हो रहा है आपके पास, जो एडिशन हो रहा है उससे क्या आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, सोच के बताओ। नाइदर यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर दैट एडिशन, यू आर नॉट मेकिंग द पेमेंट फॉर दैट एडिशनल पार्ट, यही तो, यही हिसाब है ना, यही वाला बात यहाँ पे समझाएगा। देखो नीचे में इफ देयर इज, ये वाला पॉइंट हो गया, ये देखो, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद कंज्यूमर इट शुड बी एक्सक्लूडेड। सर एक्सक्लूड क्यों होना, कुछ ऐसा गुड्स है जो आपके पास रह के बढ़ सकता है, गोल्ड का वैल्यू, वो तो ऐसे भी एप्रोप्रिएशन है, स्पेकुलेशन वाला बात, उसको तो छोड़े दो, स्पेकुलेशन तो हम लोग लेते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोल सकता है तुम लोग, इंक्रीज इन स्टॉक बोला है ना, तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक ले सकते हैं, लाइफ स्टॉक, हाँ लाइफ स्टॉक, LIV लाइफ स्टॉक क्या होता है, वही बकरी, गाय, घोड़ा। अब तुम लोग एक घोड़ा खरीद लिया, उसके बाद वो 2 हो गया, सोच के बताओ घोड़ा किसके पास है, तुम लोग के पास है। एक्स्ट्रा घोड़ा के लिए पैसा दिया था क्या, नहीं दिया ना, तुम्हारा स्टॉक तो बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में बताओ एक्सपेंडिचर कुछ हुआ, छोड़ दो। एक्चुअल में क्या होता है पता है, ये जो घोड़ा होता है ना, इसे हम लोग इसे एसेट मानते हैं। जितना भी लाइफ स्टॉक होता है दे आर जनरली नोन एज दे आर एसेट्स। अब बताने के लिए ऐसे बता दिए तुम लोग, ऐसे ही तुम लोग को बता दिए, एग्जाम्पल होगा नहीं, पर किसी का घर में ऐसा रहता नहीं है। वैसे जनरली जो भी इसे पालता है उसका मेजर उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस पर्पस के लिए लेता है, किसी का शौक होता नहीं है। अब जिसके पास शौक हो गया तुम लोग देख सकते हैं, टीवी में देखता ही हो, शौकीन आदमी लोग होता ही है, लेकिन सबका अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, मनी। ये वाला बात समझ में आया ना, मैं जो बोलना चाह रहा था, जो भी हो गलत फलत एग्जाम्पल बके, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा था वो समझ गया ना, कि अगर तुम्हारे पास गुड्स पड़ा हुआ है उसमें एडिशन हो जा रहा है, देन उसको क्या करे, एक्सक्लूड। उसके बाद क्या है, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, कितना बार पढ़े हैं तुम लोग को याद होगा, कितना बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ लिया इसको लेके आज, क्योंकि वैल्यू एडेड में भी इसको एक्सक्लूड किए थे, इनकम मेथड में भी इसको एक्सक्लूड किए। नाउ नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अब देख यहाँ पे एक्सपोर्ट सोचने का ही तरीका अलग। अपने लोग जनरली क्या मानते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब वी आर सेलिंग आवर गुड्स आउटसाइड आवर इंडिया, यही तो। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब क्या पता है, वी आर नॉट सेलिंग आवर गुड्स आउटसाइड इंडिया, वी आर सेलिंग आवर गुड्स इन इंडिया बट दे आर कमिंग टू इंडिया। समझ में आ रहा है, पॉइंट पकड़ लो इसको। और दूसरा क्या है,
इंपोर्ट है, मतलब हम लोग बाहर जाके खरीद के ला रहे हैं। वी आर नॉट ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वी आर गोइंग आउटसाइड इंडिया एंड बाइंग दैट गुड्स। तो सर इंपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, नेट पे एडजस्ट कर लो, लेकिन इंपोर्ट का इंडिविजुअली कोई इंपैक्ट ना होने वाला, ठीक। अगर यहाँ पे तुम लोग नेट एक्सपोर्ट में अगर तुम लोग के पास आ रहा है, नेट एक्सपोर्ट अगर तुम्हारे पास है और क्वेश्चन में तुम्हारा इंपोर्ट भी दिया हुआ है, देन व्हाट विल यू डू, इंपोर्ट को क्या कर देगा, इग्नोर। बाय, क्योंकि सर अपने पास तो मेजर वाला जो फिगर है वो तो दिया हुआ है। जैसे हम लोग उस दिन किए थे, सीओई का फिगर था, सैलरी वेजेस का भी दिया था, तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया ना सैलरी वेजेस को। सेम हाल यहाँ पे, अगर आपके पास नेट एक्सपोर्ट का फिगर दिया हुआ है, देन व्हाई शुड वी आर गोइंग टू कंसीडर द इनपुट वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी तो नेट पड़ा हुआ है, हम लोग को देखने का दरकार नहीं। अब इधर आ जाओ, ये देख लो, ये एक पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए हम लोग को शायद। देख लो ये किसी का किताब में है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, बट मैं जब रेफर कर रहा था कुछ किताब को तो देख लिया मेरे को। तो मेरा उद्देश्य ये है कि तुम लोग एक ही बार में सारा का सारा पॉइंट कवर कर लो ये चारों किताब, चारों चैप्टर से। ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैनेज कर लोगे तुम। अब देख यहाँ पे क्या लिखा है, नेट एक्सपोर्ट पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी पता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, बाहर से इनकम। तो क्या था ना, क्या बोलते थे उसको, एनएफटी, क्या नाम था ना उसका, हाँ नहीं, शॉर्ट फॉर्म क्या था इसका, एनएफआईए का। और एक तो भीतर में हम लोग शॉर्ट फॉर्म किया था ना, एक्सपोर्ट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा एंड फीफा। ओके, फीटा एंड फीफा, यही तो यहाँ पे याद कर ही सकता है, फीटा माइनस फीफा। और यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक, पहला पॉइंट तो ओवर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है और एनएफआई जनरली नेशनल कॉन्सेप्ट है। क्यों, इधर उधर का खेला है ना, इसीलिए। देखिए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंडिया में आके खेला हो रहा है ना पूरा। अब इसके बाद देखा फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये क्या है, नॉन फैक्टर सर्विस है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ फैक्टर का खेला नहीं है, तो सीधा सीधी गुड्स जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये तो क्या, ये फैक्टर सर्विसेज का काम है। यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विस, इसीलिए से क्या बोला जा रहा है, फैक्टर सर्विस। अगर क्वेश्चन किसी का किताब में है तो बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेगा। तो जनरली तुम लोग को 2 पॉइंट याद रखना ही है। अगर कुछ भी आ जाए अप डाउन, जब भी कोई डिफरेंस आ जाता है तो मैंने जैसे करना, हमेशा सबका डेफिनेशन याद करके तुम लोग का काम ये है। whenever you are preparing for any kind of chapter, the first thing is you have to learn the meaning of each and every concept so that you can write it in proper way. ये नहीं कि तुम लोग पढ़ लिया है now you can write in your own words. अपना words में मत फोकस करना, आपका जितना भी बात हो जाए, whenever you are giving any kind of definition, the word should be what standard words होना चाहिए। सबसे पहला चाहिए क्या, स्टैंडर्ड वर्ड्स। अब देखो हम लोग का जो इंग्लिश है, जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका इंग्लिश एकदम फाड़ू होता है, एकदम वो शेक्सपियर का नाती लोग होता है। वेयर एज जब कुछ और बच्चा लोग का बात देखा जाए तो उन लोग का इंग्लिश तुम लोग को पता ही होगा, ABCD वाला होता है। व्हेन यू आर गिविंग अ डेफिनेशन बाय यूजिंग ABCD डेफिनेशंस, तो बताओ वो आदमी जो सामने चेक करेगा उसको भी एकदम सदमा लगेगा, मैं क्या यूज कर रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ लिखना जरूरी है, एक पॉइंट पे तुम लोग को लिखना जरूरी है, लेकिन मैं ये भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को सारा चीज याद नहीं हो पाएगा। कुछ जगह पे तुम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे तुम लोग देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद कर पाएगा, सोच के बताओ, जान निकल जाना है, इससे ज्यादा डेंजरस वो हो जाएगा अगर तुम लोग सारा याद करने जाएगा। लेकिन क्या किया जा सकता है, या ये जा सकता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, ताकि क्या हो जाए 60% अगर आपका किताब से वर्ड मैच हो रहा है और 40% आप मैनेज कीजिए इधर से अपने वर्ड्स के साथ, देन इट विल बी ए गुड, बहुत अच्छा आंसर बनेगा तुम लोग। अगर तुम लोग पूरा किताब से लेगा तो एक पॉइंट क्या होगा पता है, एक पॉइंट के बाद पता चलेगा कि अपना जो मेन लाइन था वो उड़ चुका है, अपना एक लाइन घूम गया तो अपना आंसर ही उड़ गया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर तुम पूरा बना के लिखेगा ना तो तुम लोग का जो मेन आइडिया है वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग तो भाई शेक्सपियर है सबका सब, एक से बढ़कर एक इंग्लिश डालेगा। ये वाला बात समझ में आ गया? तो तुम्हारे बुक में है ये वाला PDF तो पहुंच गया, लिख लेना जरूर। उसके बाद एक पॉइंट टू रिमेंबर, अब क्या क्या कहानी है इसमें, ये जो इनकम मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट का नाम देख लो क्या है, सर्विस डिफेंस पर्सनल। पहले बात बोल दिया ना,
डिफेंस पर्सनल, पुलिसमैन, जजेस, ये लोग का अगर पेमेंट करते हो तो क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। किधर? जीएफसी, यही तो। कहाँ ऐड होना चाहिए? जीएफसी तो। उसके बाद देख लो, these are treated as a final service and thus included in the national income। छोड़ दो, बस इतना याद है ना। डिफेंस अगर खर्चा कर रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। किस लिए? क्योंकि लोग खर्चा मतलब ये लोग सर्विस दिए। नाउ इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ये सर मतलब क्या है? एक्चुअल में भी बता गया थे, इंपोर्ट्स ऐड करते हैं। अगर नेट दे दिया है तो इंपोर्ट को इग्नोर मार दो। नेट अगर दे दिया तो क्या करें? इंपोर्ट को इग्नोर मारना पड़ेगा। Imports are not included in the estimation of national income. The goods that have been imported in an economy are available for use by the residents. But since they have not been produced within the economy, they do not generate any income or factor inputs। सही बात है। उसके बाद क्या है? देखो, एक्सपोर्ट्स आर जनरली एस्टिमेट करना पड़ेगा क्योंकि अपने सामान है, अपना देश का सामान है, बाहर जाके बेच के आ रहे हैं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस पे तो बनता नहीं है, इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, एक एक नंबर का। समझ में आ रहा है? एक नंबर का क्वेश्चन बड़ा घातक होता है। तलवार से उतना तेज चोट नहीं लगता जितना सुइया से। सुई चुभता है तो दिमाग जला जाता है। चल ठीक है, यहां तक का बात हो गया। एक बार देखेगा तुम, उसका स्टेप्स पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ ले, तुम लोगों के पास सबको दिया हुआ है, तब तक पढ़ ले। चल आ जाओ, देखिए एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले देखो, स्टेप्स में तुम लोग को स्टेप 1 स्टेप 2 याद ही होगा। स्टेप्स 1 याद है? सबसे पहले क्या किया जाता था स्टेप्स में? आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा सेक्टर है। अब सेक्टर में आप लोग को पता है कितना सेक्टर होता है? देयर आर 3 सेक्टर्स या 4 सेक्टर? 4 सेक्टर होता है ना 4 सेक्टर होता है। अपने लोग के यहाँ 4 सेक्टर होता है ना। क्या क्या होता है? नाम बता थोड़ा। 4 सेक्टर। ईटा वीटा नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव ईटा। अरे जोर नहीं मारते तुम। देख यहाँ पे क्या क्या चीज है सारा। अगर जब तुम लोग बात करेगा बाकी दोनों का, तो वहां पे आप लोगों ने दो चीज कंसीडर किया। मतलब बाकी दोनों का मतलब बोले तो वैट का, दैट इज वैल्यू एडेड वाला मेथड में। उसके बाद और एक तो क्या था? इनकम मेथड। तो वहां पे आप लोगों ने क्या देखा था? पूरा सेक्टर्स का देख रहे थे। इकोनॉमिक वाइज हम लोग का जो सेक्टर था, जो 3 था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसका हिसाब देखे। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर मेथड में आ रहे हो तो शुरू में ही तुम लोग को बताया ना, क्या क्या बताया? कि खर्चा कहाँ कहाँ किया जा सकता है। वो आर द पर्सन हु आर मेकिंग द एक्सपेंडिचर। तब वो एक्सपेंडिचर जो खर्च करते उसका नाम देख लो। सबसे पहले कौन है? तुम लोग है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तीसरा गवर्नमेंट, और लास्ट में जो भी अदर्स आ जाता है, जो बच जाता है, जिसे रेसिडुअल बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसी में कम। ठीक। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद प्राइवेट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या क्या निकालते हैं? पीएफसी, जीएफसी एंड जीडीसीएफ, एंड लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। यही वाला चीज को अल्टीमेटली यूज किया गया, नथिंग एल्स। उसके बाद अपने लोग के पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी में सारे को जोड़ दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। स्टेप 4 में अब एनएनपीएफसी चाहिए आप लोगों को, एनएनपीएफपी चाहिए। अब वो जो ऐसे रिक्वायरमेंट होता है, क्वेश्चन में तुम लोग को बोल देगा, तो उसके बाद का तो एडजस्टमेंट तुम लोग कर ही लेगा। जनरली तुम लोग को पहुंचना कहां तक है पता है? जनरली यू हैव टू रीच एट पॉइंट 3। अगर तुम लोग यहां पे पहुंच गए, उसके बाद तुम लोग का ब्रेन खुद ब खुद तुम्हें दौड़ा के लेकर चला जाए। यस और नो? एक्चुअल में क्योंकि तुम लोग के पास तो वो नॉलेज है ही, एफसी से एमपी में कैसे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आना है, ग्रॉस से नेट में कैसे आना है। If you once reach at this point, it will be very easy for you to ऐड नहीं करेगा एनएफआई। ये तो जीटी है ना, ये एन है। ये तो बात का है, तुम्हारा काम यहां से तो जनरल हो जाता है। स्टेप 4 इज जनरली जनरल। वो यहाँ पे एनआईटी एनआईपी दिया हुआ है, एनआईटी दे दिया। ओके, ये गलत है, फिर एनआईटी नहीं होना चाहिए। क्या है देख लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, द लास्ट स्टेप टू बी एस्टिमेटेड ऑफ कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। तो जीडीपी एमपी हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एनआईटी, शायद ये तब एफसी होगा, पता है? ये वाला पॉइंट एफसी होगा। तो क्या गलत है? एमपी की एनआईटी क्या गलत है? क्या गलत क्या है ये बताओ।
अगर मैं एक्चुअल में यही गलत है, पता है, इसी चीज को कंसिडर करूँ, यही गलत है, ये टाइपिंग एरर हो गया। ट्रेंड इसको समझ में आ गया। बाकी नॉर्मल है, यहाँ से तुम लोग यहाँ से तुम लोग को मेरा जरूरत नहीं है। एक्चुअल फैक्ट देखा जाए यहाँ से तुमको मेरा जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ तक का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद का खेला तुम लोग अपने ही चैंपियन है, देख के आया सब कुछ। अब देखो प्रिकॉशन में क्या क्या बोलता है, सबसे पहले देख ले, कुछ चीना सुना प्रिकॉशन है कि नहीं, तुम लोग देख लो भाई। अपने लोग कितना सारा प्रिकॉशन पढ़ गया है, तीनों का प्रिकॉशन याद करना पड़ेगा। और देख लो, हम तुम लोग को बोलेंगे क्या ऐसे प्रिकॉशन याद करने बैठना, तो कैसे याद करना, सबसे पहले कॉमन याद कर लेना, कॉमन जो तीनों में है वो याद कर लेना सबसे पहले। अगर वो याद हो जाएगा तो तुम लोग को एक ही काम से बाकी काम हो जाएगा। उसके बाद जो चेंजेस वाला है देख लेना, एक तो ठीक। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंक्लूडेड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ऑब्वियस सा बात है, वैल्यू एडेड में यही था। दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड में यही था। एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड, ये दोनों में ही था, एक्सपेंडिचर में भी था, मतलब इनकम में भी था, एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड में भी था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग हमेशा क्या करेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर ही को लेंगे। हाँ, उसमें सब है। अगर आप फाइनल ले रहे हो तो इंटरमीडिएट मत लेना, यही वाला बात। इफ यू आर कंसिडरिंग द फाइनल गुड्स देन डोंट यूज इंटरमीडिएट। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज ऑलरेडी डन, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई कमीशन आता है दैट हैज टू बी एडेड। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ये बताओ ये कुछ करना है इस पर, क्या करें, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स, या दे आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स। उसके बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर, ये तो सही बात है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर, जीडीसी, वही वाला बात बोल रहा और कुछ नहीं। इसका वर्ड के साथ खेल रहा है, एक नया दिख रहा है मेरे को, याद करना है बस, सीधा लर्न करो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। लास्ट वाला क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर पेमेंट पता है क्या, यूनिलैटरल जो होता है। देखो मोटा मोटी सारा का सारा चीज जाना ही हुआ था, कुछ नया नहीं आया। यही तो प्रिकॉशन, एक ठोको भी अगर अच्छे से तुम लोग पढ़ लेगा तो बाकी मैनेज कर लेगा। बात क्या है, हर बार स्टेप पकड़ना है तुम। स्टेप में हमेशा सबसे पहला स्टेप अपने लोग को क्या देखना पड़ रहा है, हर बार हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ रहा है, आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है वेरियस सेक्टर, देन हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर फॉर्मूला का तुम लोग ये वाला पार्ट पढ़ लेगा ना, जैसे तीनों में ही शायद ये बना होगा तुम लोग के पास, ये वाला कॉम्पोनेंट अगर ये तीनों में है ना, तो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकैप एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक ही बार में तुम लोग सारा का सारा कवर कर लेगा। अगर ये चार्ट देख लेगा एक बार, तो तुम्हारा सारा का सारा कवर हो जाएगा। इवन यू कैन मैनेज द फॉर्मूला, तो आराम से तुम लोग फॉर्मूला भी मैनेज कर लेगा किस तरह से बना। बस ये वाला चीज याद रखना कि कैसे किस तरीके से याद करना है। जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग के पास क्या आ गया, जीडीपी एट एमपी आ गया है। इनकम मेथड में क्या था, एनएमपी एट, और उधर वाला क्या था, वैट में क्या था, मतलब वैल्यू एडेड मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एट एफसी। ये वाला चीज याद रखना क्योंकि तुम लोग भूल सकता है। वो प्रोडक्ट मेथड में आपका क्या आता है, जीडीपी एट एफसी। तो समझ लो, अगर प्रोडक्ट मेथड अगर तुम लोग देखेगा, सोच के देखो इधर, whenever we are making the product, जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉस्ट पे होता है, तो उसे हम लोग एफसी ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग खर्च करते हैं तो वी आर बाइंग इट एट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस पे खरीद रहे हो तो उसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है, उसमें ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है, एनआईटी इंक्लूडेड है, तो उसमें हटा देना पड़ेगा एनआईटी को। ठीक है, सब निकालने के लिए वो तो क्लैरिटी तुम लोग के पास पहले से ही बना हुआ है, इस पर हम डिस्कशन और नहीं कर। अब देख यहाँ पे कुछ कुछ किताब से निकाले हैं, तुम लोग का बुक में नहीं है, किसी के बुक में है। तो इससे अच्छा है जिसका बुक में हो या ना हो तुम लोग एक बार देख लो। ठीक है, जिसका बुक में हो या ना हो तुम लोग एक बार देख लो, सब अपना अपना बुक से बाद में रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन एक बार जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये चाहिए कि सारा का एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइटम्स टू नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मोस्ट प्रोबेबली ये सारा का सारा बात हम लोगों ने इंडिविजुअली हैंडल करके रखा हुआ है सारे से। अब एक बार पूरा ग्रुपिंग में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रांसफर इनकम। इसके बारे में मुझे कुछ बताना पड़ेगा, सोच के बताओ। सोच के बताओ, इसके बारे में मुझे स्पेसिफिकली कुछ बताना है तो अगर तुम लोग चाहे तो एक बार पढ़ के देख ले इसको। चल आज आप शुरू करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर कोई डिस्कशन करना है,
एकदम बच्चे वाला चीज है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट में सामान मिला है तो उसको ऐड करना है नहीं, छोड़ दो भाई। ये वाला दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। अब देखो तुम लोगों को गिफ्ट दे रहा है, तुम लोगों को पता है गिफ्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सच बात। जब गिफ्ट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और गिफ्ट में आईफोन मिल जाता है मजा आ जाएगा। खड़ा हो यहाँ से ना। कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट, ये कंपल्सरी या ट्रांसफर पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, टैक्स, कैपिटल गेन, ये क्या होता है भाई, नाम सुना है कभी? अरे भाई टैक्स, सोचो जब टैक्स जाता है हम लोग के पास कुछ आता है उसके बदले, कुछ तो नहीं आता, वही वाला बात बोल रहा है। दे आर ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिटर्न। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको ऐड नहीं किया जाता। जनरली हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं कब, एनआईटी में जाके, वो भी नेशनल इनकम का लास्ट वाला पार्ट में आता है। उसके बाद देखो सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये तो बात बार बार देख के आए हैं हम लोग, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में बात हो रहा है, शेयर बॉन्ड डिबेंचर, ये वाला चीज आ रहा है, देख लो यहाँ पे। Such a transaction do not contribute to a current flow of goods and services. These financial assets are mere paper claims and involve the change of title only. तो सर यहाँ पे पॉइंट क्या है, why are you forcing us to read this? सर ये पढ़ने का जरूरत इसलिए है कि एक एक मार्क्स के लिए देता है। आप लोग का बुक में मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ है, इसीलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे को माइंड में एक बार भी आइडिया बैठ जाएगा ना तो यू कैन राइट आंसर फॉर वन मार्क्स, एक मार्क्स तुम लोग को मिल जाएगा। बना के भी लिख देगा ना तो वहां पर तुम लोग को शेक्सपियर बनने का धक्का है नहीं, जो पता वही लिख दो, ठीक। तो अब उसके बाद देखो विंडफॉल गेन। ये विंडफॉल गेन कौन सा चिड़िया का नाम है भाई? विंडफॉल गेन का मतलब क्या था, लॉटरी। वो तो किया ही होगा, 6 रुपए लगाओ 1 करोड़ मिलेगा, डियर लॉटरी। पर एक्चुअल में मिलता किसको, आई डोंट नो। तुमको पता है, कोई जानता है? 6 रुपया लगा के 1 करोड़ मिला उसको। एक्चुअल में तुम लोगों को पता चला कम से कम हैवी इन्वेस्टमेंट करना ना। इसके बाद देखो क्या है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन लाइक डोमेस्टिक सर्विस। अब देखिए इसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे। घर में मम्मी रोटी बना के दे रही है, तुम नेशनल इनकम में ऐड कर दे, 1 रोटी का दाम 5 रुपए ऐड, बस खेल खत्म। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं लेते हैं हम लोग, हर बारी नहीं लेते हैं, नोट करके देखो। अगर हम लोग पूरा फुल लेंगे या वैल्यू एडिशन लेंगे, बस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला बात है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी देख लिया। कैपिटल लॉस क्या होता है भाई? वो तो पता ही है, सीधा सीधी बात क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस का मतलब डेप्रिसिएशन। सही में पक्का? ओके श्योर, हम कैपिटल कंजम्पशन बोलते हैं ना। समझ में आ गया? तो हिसाब क्या है, तुम लोग मेरे को खुद ही काउंटर कर दिया सर। कैपिटल लॉस और कैपिटल कंजम्पशन, these two are different things. Capital consumption is generally associated with the depreciation, whereas capital loss is what, decrease in the value due to some, लेकिन अदर देखो क्या है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। अब जब वैल्यू में एप्रिसिएशन होता है तो इससे क्या तुम्हारा कुछ प्रोडक्शन बढ़ता है क्या? इग्नोर मारो। नेशनल डेट इंटरेस्ट वाला बात कहाँ किया था बताओ तो? नेशनल डेट इंटरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है, कहां पे बात किए थे? इनकम में कहां पे बात किए थे? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में कौन सा इंटरेस्ट होता था? सिर्फ प्रोडक्टिव वाला। लैंड किए हैं किसको? किसी आदमी को जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन लिया है, उसी का सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होता था। तो ये सर कौन सा है? ये तो पब्लिक डेट है, तो भूल जाओ इसको। अब देखो डिस्कस द वेरियस आइटम इंक्लूडेड। अब देखो इंक्लूडेड के बारे में जानने का ज्यादा दरकार है नहीं, क्योंकि तुम लोग को पता है ये सब। ब्रोकर्स कमीशन क्यों आएगा बताओ? बिकॉज दे आर ऑफरिंग ए सर्विस, और ये प्रोडक्टिव है। उसके बाद देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। सीधे बोलते हैं इंप्यूटेड, जो बात बार बार बोल रहे थे, इंप्यूटेड वाला खेला, वही वाला बात यहाँ पे बोल रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सर? अभी इतना बरबर करके आए हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सीधा का सीधा मतलब होता है एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ ए कंट्री। देखो यहाँ पे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। देन पेमेंट ऑफ बोनस, ये कहां जाता है भाई, पता है कि नहीं? पेमेंट ऑफ बोनस कहां जाएगा? सीओई। करेक्ट, सीओई। अब जो प्रोविडेंट फंड जो तुम बोली वो एक्चुअल में क्या है? सीओई का ही तो पार्ट है। जो तुम प्रोविडेंट फंड बोली उसको अगर स्पेसिफिकली देखें हम लोग तो उसका नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी। एक्चुअल में बोनस इज नॉट सोशल सिक्योरिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। ये सैलरी का ही पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी का नहीं।
ओके, उसके बाद देखते हैं, ये देखो पेमेंट, हाँ ना बोनस इज जनरली देखते रहे, तो तब तुम लोग ये भी बोल सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट मिलता है क्यों मिलता है? एक्चुअली बोनस इज नथिंग, इधर ओवर टाइम मिलता है तो बोनस नहीं, सैलरी नहीं जाएगा, सीओई नहीं जाएगा। फैक्ट इज पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, खर्च तो तुम कर ही रहे हो और उसके लिए वो इनकम है तो ऐड करो। प्रॉफिट अर्न बाय द इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, ये क्या है? रेसिडेंट, एक्चुअल में क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। उसके बाद फ्री सर्विसेज कौन दे रहा है ये देखना जरूरी है, हु इज प्रोवाइडिंग द फ्री सर्विसेज। तो सर गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड किया तो किधर जाएगा? अब देखो तुम लोग का देखो नेशनल इनकम में तुम लोग चैंपियन बनने वाला लगता है थोड़ा देर में, इतना सब कुछ तुम लोग खुद मेरे को सुना रहा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फॉरेन टूरिस्ट इन कंट्री, मतलब एक वर्ड बोले थे अभी, क्या बोला? देखो 8 नंबर पढ़ो और मेरे को एक वर्ड बताओ इसके लिए। एक्चुअली आवर प्रोडक्ट इज गोइंग अब्रॉड, टेक्निकली देखो अपना प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो नाम क्या है? एक्सपोर्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द कमर्शियल बैंक, ये तो इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन होना किस लिए चाहिए? प्रोडक्टिव पर्पस। इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। ओके, देखो कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कवर नहीं किया है, then it should not be included here, इसको ऐड नहीं कर। only it must be utilized for the production purpose। पहले बात किए थे कहां पे? ओएस में इंटरेस्ट का। तो सर अब मेरे बात सुनिए, सबसे पहले अगर आप लोग को फॉर्मूला की याद कराया जाए तो व्हाट आर यू गेटिंग? सी। सबसे पहले अगर हम लोग इधर देखो, मेरे तरफ देखो ना, अब पूरा का पूरा जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पार्ट का जो फॉर्मूलाज है उसको एक बार बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले अपने पास कितना कितना मेथड था, दिमाग को ऐसे समझाना कुछ। There are 3 different methods by which we can calculate the national income. The first one is what? हम लोग के हिसाब से जो पहला था वो क्या था? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड था, दूसरा क्या था? इनकम मेथड, और तीसरा क्या था? एक्सपेंडिचर मेथड। खत्म। ये हमारे दिमाग में सबका बैठ गया होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट याद होता है क्योंकि चैप्टर का ही नाम नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट मेथड में, तो अपन लोग को क्या देखना था वहां पे? सबसे पहले सोच के बताओ। सबसे पहले देखना पड़ेगा सर टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ है डेज का। तो सर आप जब प्रोडक्ट मेथड पे आते हो तो देयर आर 2 डिफरेंट मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? आइदर वी कैन अडॉप्ट द वैल्यू एडेड मेथड और वी कैन अडॉप्ट द फाइनल कन्वेंशन मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते थे सर? जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर बार उसको जोड़ देते थे। यही तो, जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है हर सेक्टर, जितना वैल्यू एडिशन कर रहा है दैट हैज टू बी सम्ड अप, देन वी कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू इज व्हाट? नेशनल इनकम। और उस नेशनल इनकम को क्या बोलते थे? जीडीपी एट एफसी। वाई सर एफसी क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन का कॉस्ट था, तो उसमें आप लोग का एनआईटी रहता नहीं है, इसलिए किस पे चला जाता है? जीडीपी एफसी। अगर सर आपके पास वैल्यू एडिशन वाला ऑप्शन नहीं मिलता, देन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट मेथड? फाइनल कंजम्पशन मेथड, जहां पे हर एक फाइनल प्रोडक्ट का दाम को हम लोग क्या करेंगे? करेंगे, बट वी विल इग्नोर देयर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइनल को भी ऐड करना, इंटरमीडिएट को भी ऐड करना, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ योर नेशनल इनकम। ओके, बिकॉज फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट इंक्लूडेड रहता है, तो अपने लोग को क्या करना चाहिए? सिर्फ फाइनली लो, इंटरमीडिएट को इग्नोर करो। समझ में आ रहा है? अब फाइनल सारा सेक्टर का फाइनल प्रोडक्ट ऐड कर लो तो यू आर गेटिंग व्हाट? जीडीपी एट एफसी। एफसी तो पता चल गया होगा। उसके बाद अपने लोगों ने बात किसका किया था? इनकम मेथड का। तो सर अगर हम लोगों ने इनकम मेथड की बात किया था तो इनकम में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम जनरली वी वर टॉकिंग अबाउट। उसमें क्या क्या था? सबसे पहले सीओई था, ओएस था एंड एमआई था। तो सीधा सीधी बोल सकते हैं एमआई का ओएस में सीओई है, एमआई का ओएस में सीओई है, Xiaomi के फोन के ओएस में सीओई है। याद रहेगा? कैसे बोले? Xiaomi का फोन में क्या है? एमआई का फोन के ओएस में सीओई है। अब चलो एमआई में क्या क्या मतलब होता है? मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बनता है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स इनकम सर? आप लोग अपने छोटा छोटा कंपनी में काम करते हो तो सब अलग तो कर नहीं सकते, तो क्या करें? मिक्स इनकम का कॉन्सेप्ट। ओके, मिक्स इनकम तो बच्चा वाला चीज था, तुम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद वाला फेक क्या था? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात किया था? एक रॉयल्टी, एक रेंट, दूसरा इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट। ओके, रॉयल्टी का मतलब क्या था? अगर आप इंटेंजिबल एसेट यूज करते हैं तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है? या आप इंटेंजिबल एसेट देते हैं किसी को यूज करने के लिए, अगेंस्ट दैट इंटेंजिबल एसेट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ मनी, दैट मनी इज नोन एज व्हाट? रॉयल्टी। लेकिन अगर आप क्या दे रहे हो? एसेट दे रहे हो यूज करने के लिए, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट? टेंजिबल एसेट होना चाहिए, तो यू आर गेटिंग रेंट। तो रेंट रॉयल्टी साथ में आ गया, खत्म।
उसके बाद क्या बात है बताओ, उसका इंटरेस्ट का बात था, लेकिन इंटरेस्ट में आपको ध्यान क्या रखना था, प्रोडक्शन पर्पज के लिए होना चाहिए लोन को। अब उसके बदले अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मस्ट बी एडेड, खत्म। उसके बाद क्या था, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट में हम लोगों ने क्या बात किया था, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी पार्टीशन किया था तीन में। सबसे पहले किसको देंगे, गवर्नमेंट को, जिसका नाम क्या था, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, खत्म। दूसरा क्या था, अपने पास प्रॉफिट रखे नहीं, दूसरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नाम क्या था उसका, डिविडेंड, हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बाद कुछ पैसा बच गया, वो किसका है, आपका है, तो नाम क्या रखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। ये तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसका दूसरा नाम क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, खत्म हो गया वाला। देखो ये कौन सा था, इनकम मेथड था। अब अपने लोग किस में आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम लोग आते हैं तो अपने पास क्या देखना पड़ेगा, कितना टाइप का खर्चा हो सकता है। तो खर्चा कैन बी मेड बाय मी, जनरली थ्री यूनिट्स होता है, एक कौन मेड करता है, एक पब्लिक मेड करता है, एक प्राइवेट मेड करता है, गवर्नमेंट मेड करता है, और तीसरा तो रेसिडुअल है। तो नेट एक्सपोर्ट होगा तो याद रहने वाला है। अब बात रहा पब्लिक खर्च कर रहा है, पब्लिक जो खर्च कर रहा है कहां कहां कर सकता है, देख लो एक बार। पब्लिक जो खर्च कर रहा है उसमें लोग पीएफसी नाम रख दिए थे, एक्चुअली पब्लिक ना बोल के इसे क्या बोलना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट। क्यों नॉन गवर्नमेंट बोलने से क्या होगा, तो सर उसमें ना आपका दोनों चीज कवर हो जाएगा, हाउस होल्ड भी आ जाएगा, कंपनीज भी आ जाएगा। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंट। अब नॉन गवर्नमेंट में आपके पास कितने एलिमेंट्स है, दो, एक कंपनी है, एक हाउस होल्ड है। अब दोनों ही तो खर्च करेगा, कहां पे करता है, ड्यूरेबल गुड्स पे करेगा, नॉन ड्यूरेबल पे करेगा, सेमी ड्यूरेबल पे करेगा, सबको जोड़ देंगे, आ गया, पीएफसी खत्म। अब जीएफसी में क्या क्या आएगा, सर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, कहां करता है, सबके लिए करता है, वो जोड़ दो। और लास्ट वाला क्या था, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें कितना पार्ट था, दो, पहले दो, उसके बाद उसके अंदर तीन। जीडीसीएफ में कितना है, दो, क्या क्या, पहले एसेट, दैन इन्वेंट्री, यही तो इन्वेंट्री बच्चा वाला चीज, हटाओ। उसके बाद क्या है, एसेट का बाद, एसेट में आप लोगों ने कितना बात पढ़ा, तीन। कौन कौन खर्च किया, पहले पहले बिजनेस में किया, क्या नाम से किया, वही प्लांट, प्लांट में खर्च किया, इक्विपमेंट में खर्च किया, फलाना ढिमकाना उतना में किया। दूसरा किसने किया, तुम लोगों ने किया, लेकिन कहां किया, घर में किया, घर में किया, ठीक है। तीसरा वाला कौन किया, गवर्नमेंट ने किया, किस पे किया, पब्लिक पे किया, क्या क्या नाम से किया, फ्लाईओवर वाले वो सब किया, खत्म। जीडीसीएफ का पहला पार्ट कवर हुआ, दूसरा में इन्वेंट्री का था। इन्वेंट्री में क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा अरेंज हो गया, देख लो सब कुछ आ जाएगा। अब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जनरली इंक्लूड थ्री एलिमेंट्स। क्या क्या होता है, एक होता है कच्चा माल, दूसरा होता है पक्का माल, और तीसरा दोनों का मिक्सचर, नोन एज व्हाट, वर्क इन प्रोग्रेस। खत्म हो गया, फॉर्मूला हो गया, मैनेज कर सकेगा। अब एक बार पढ़ लेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल और अच्छे से, ठीक है। यहाँ कुछ है, कुछ नहीं बचा, आ जाओ। अब चल यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये किताब तुम लोग के पास है, देख तो। इस बुक का नाम मेरे को चिंते हैं, इस बुक को, रुक जाओ, कहाँ गया, ये देखो, ये देखो, ये शायद तुम्हारा बुक है शायद, देख तो। चल इसमें थोड़ा एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं, आजा जल्दी जल्दी बोल दे, केबीसी खेल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख पा रहा है ना स्क्रीन में, देख। सबसे पहले बताइए क्या होगा, हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज, ऐड करना पड़ेगा हाउस होल्ड इन्वेंट्री को। क्या लिखा हुआ देखना, हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोथ ए एंड बी। क्या होना चाहिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, यही तो। अब हाउस होल्ड में स्टॉक जब इन्वेंट्री तो मेजर कर रहा है, तुम एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना, स्टॉक एक ही पॉइंट पे मेजर। अब यहाँ पे देखो क्या होना क्या चाहिए, बता, ये बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, क्या होना चाहिए। देखिए अगर नेशनल इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो ये करेक्ट दिख रहा है। नेशनल इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये करेक्ट दिख रहा है, यही तो। लेकिन अगर तुम लोग अच्छे सोचेगा, जब भी स्टॉक आप लोग मेजर करते हो, वो एक पॉइंट पे ही मेजर करते हो। स्टॉक तो स्टॉक कॉन्सेप्ट ही है, समझ में आ रहा है क्या बोले। whenever you are calculating the value of stock is generally compared या valued at the end of an accounting period। तो एक पॉइंट पे होता है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, वो फ्लो का नहीं है, समझ में आया। इसीलिए दोनों होना चाहिए, समझ में आ गया क्या बोले। अब देखो, रेमिटेंस फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड आर, बाहर से पैसा इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में तो ये क्या है, एक टाइप का बोल सकते हैं गिफ्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, इंक्लूड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट।
है क्या ये? क्या है? इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या होता है? यूनिलैटरल पेमेंट। तो यहाँ पे तो हम पेमेंट कर नहीं रहे, तो रिसीव है, होना नहीं चाहिए, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। बी एंड सी करेक्ट है, देखो तो एक ही बात है ना, ये एक्चुअल में तो ट्रांसफर पेमेंट है ही, साथ ही साथ इसको ऐड भी नहीं करना है। काम समझ में आ रहा है? उसके बाद एक ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, ये कहां पे पढ़ा है? देखो तो किस मेथड में पढ़ा था? अपने लिए ना, सेल्फ कंजम्पशन वाला, सेल्फ कंजम्पशन वाला। अभी देख के भी आया है तुम लोग, अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने कंजम्पशन के लिए, देन तो ऐड तो होना चाहिए। किस क्यों नहीं होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। इफ यू आर सेइंग इट विल नॉट बी एडेड, सोच के बताओ, तुमने तो पूरा का पूरा सबको इनकम खर्चा दिया है ना, नाउ यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योरसेल्फ, तो आपका तो खर्चा तो निकल ही रहा है भाई, यू आर स्पेंडिंग योर मनी। होना तो चाहिए, नेशनल इनकम का तो पार्ट है ही। अब कितना होगा देख लो, गुड्स आर टेंजिबल, देयर वैल्यूएशन इज पॉसिबल, गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन सर्विस, इसका वैल्यूएशन पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए गुड्स टेंजिबल है, ये तो कोई फैक्ट नहीं है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, ऐड तो होना ही चाहिए। एक्चुअल फैक्ट यहाँ पे क्या है, ये क्या वैल्यूएशन इसका पॉसिबल है। वैल्यू एडेड रेफर टू क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इंटरमीडिएट थे, एक पॉइंट से एक पॉइंट जाने के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन। यही तो, मैंने मीट खरीदा और उसको 40 बना दिया, मतलब यस, दैट इज नोन, दैट इज द वैल्यू एडेड। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सब टोटल ऑफ, या बता दिया तो भी पढ़ के आया, जीडीसीएफ है एक्चुअल में। क्या बोल रहा है देखो तो, पक्का श्योर? अगर मैं बोलूं बी और सी दोनों, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में क्या चीज है? जीडीसीएफ में क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री। अब देखो यहां पर ब्रेक करके लिख दिया, नेट और डेप्रिसिएशन अलग कर दिया, तो एक्चुअल में तो वही है ना भाई, नया तो कुछ नहीं है, यू आर गेटिंग द सेम थिंग। समझ में आ रहा है? देख दिमाग खुल रहा है ना, यहाँ पे कैसा कैसा तुम लोग एरर कमिट कर रहे हैं, इनको फॉर्मूला याद है, आई नो द फॉर्मूला। Now value added method measure the contribution of which of the following within the domestic territory of a country. ये तो पता ही है, पहला ही मैं लिखा, इसके फोन में लिखा रहता है। उसके बाद का खेला क्या देख लो, which of the following item is not included while estimating the national income by the income method, कौन सा नहीं आता? देखो तो यहाँ पे ऑब्वियसली, देखो ये क्या फायदा हुआ, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद है तो तुम लोग आराम से क्लिक कर रहे ना, सीधा सीधे क्या आउट कर दिया। देखो ये तीनों तो तुम लोग को याद ही होगा, ये ओएस में मिलता होगा, ये वाला एमआई का अलग ही है, ये भी ओएस में मिलता है, बाकी क्या रहा, ये कहां जाएगा? आउट, कहीं पर नहीं दिखा है इसको। Which of the following is not an element of final consumption expenditure, ये कौन सा है भाई? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम लोग बात किए हैं क्या? देख लेते क्या क्या। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, जीएफसीई है ये वाला। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। तो मेरे को भी नहीं बताओ। Which of the following is not an element of final consumption expenditure? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? गुड्स आप सीधा कंज्यूम करोगे, यही तो रेडी है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड मतलब सीधा सीधी खर्च हो जाए, ये तो आउट हो गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल ही दिया, फाइनल कंजम्पशन तो आउट। उसके बाद क्या? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये भी सीधा सीधी कंज्यूम हो ही जा रहा है। देखो बचता सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल क्या होता है? ये फाइनल थोड़ी ना है, इसका फिर तो हम लोग प्रोसेस करेंगे इसीलिए।
अब इधर देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज, डबल काउंटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ जाएगा, यही तो, ये तो काम कर ही लेगा तुम लोग। ए पे ठीक है, हाँ, सी मत कर लेना, ए है ये। अब देख यहाँ पे बहुत कुछ है, अब तुम लोग एक बार इसको ट्राई करेगा। अब दूसरा बुक एक बार खोल के देखते हैं हम, दूसरा बुक किधर है, ये रहा क्या, ये किताब तुम लोग का है क्या? देखो तो चीना चीना लग रहा है क्या तुम लोग को? दिस बुक इज, मेरे हिसाब से तुम लोग इसको जानता पहचानता है। दाना हमें देखा, अच्छी ठीक, पहचाना लग रहा है क्या ये किताब? देखते हो तुम लोग को, जनरली ये आपका संदीप गर्ग का है, संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग। Why? I don't have also this kind of things. चलो एक बात सुनिए, let's start. Now see, construction of new house कहाँ जाता है भाई? अभी पढ़ के आया है किधर? GDCF. Yes, it will be included in the national income as it is a part of capital formation and leads to production of goods and services in the economy. देख लो, फॉर्मूला याद करने का कुछ फायदा है तुम लोग के पास? अगर फॉर्मूला याद हो जाएगा then it will be very easier for you to attain this kind of sum. Winning of a lottery prize or cross border contest or the windfall gain किधर जाएगा? ऐड करेंगे क्यों? कुछ ऐड तो हो ही नहीं रहा है, पूरा वेस्ट है। तो इसका नाम सुनते ही क्या याद आ जाएगा? 6 रुपया का 1 करोड़। वाओ नाइस, 6 रुपीज लगाएंगे 1 करोड़ मिलेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर, किसके पास होना चाहिए? प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर नाम इसीलिए प्रोड्यूसर को क्या किए हैं? बोल्ड, इसीलिए प्रोड्यूसर को बोल्ड किए। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कहां सर किए हैं। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट याद है किधर जाता है? ऐड करेंगे क्या? ये देखो उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं है। और see on the screen, rent free house given to an employee by employer क्या होगा? kind, social नहीं, kind. Here we are providing the salary by way of kind. उसके बाद profit earned by the branches of foreign bank in India, उतना नहीं पता, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है तो क्या करें? इग्नोर मार दो भाई। परचेज बाय फॉरेन टूरिस्ट क्या होगा? फिर से बोल, क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट। हाँ 7 समझ में आया? 7 हम क्या बोले? तब से तुम लोग चिल्ला रहा था मेरे, हम कुछ नहीं बोले। 8 नंबर देखो, रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेसिडेंट ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर इन इंडिया। देख लेते, बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में, और क्या? कैसे सर फॉरेन ये कैसे होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आया बता सकते? Actually we are receiving rent against what? लैंड समझ के चलो तो काम बन गया अपना। उसके बाद क्या? पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज बाय अ फर्म क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। Actually they are providing service ना, if there is service then it has to be added. Now fees फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर ऐड होगा क्या नाम से? काइंड। सोशल सिक्योरिटी नहीं समझ में आ रहा है? सोशल सिक्योरिटी इज जनरली मीन वेयर यू आर प्रोवाइडेड वेरियस काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर योर फ्यूचर, वेयर इट इज नोन एज व्हाट? ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन, ऑल दिस थिंग्स। नाउ सी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या होना चाहिए? ट्रांसफर पेमेंट है तो क्या करते हैं? ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर। ये देखो यही वाला बात, देख लो पूरा चीज समझ में आ रहा है ना अब तुम लोग को?
अब ब्रेन काम कर रहा है, नेशनल इनकम में तुम लोग को डर लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ थोड़ा थोड़ा उम्मीद की किरण जागती दिख रही है? समझ में आ रहा है? नेशनल इनकम एक बार पढ़ लिया था, उसके बाद भी इतना गलती कर रहा है, फिर वापस से पढ़ लिया, उसके बाद कितना गलती करेगा? एक बार पढ़ने के बाद इतना गलती हुआ, दोबारा पढ़ने के बाद द नंबर ऑफ गलती विल बी इंक्रीज। यही तो। नाउ प्रॉफिट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम द इट्स केमिकल बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम से? समझ में आ गया? मतलब एनएफआई में ही जाएगा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी नाम है, फीफा फीटा, तुम लोग मैनेज करो उसके साथ, मेरे को मत बोलो। प्रॉफिट, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। फीटा फीफा। अब देख तुम लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि हर एक एलिमेंट को जबरदस्ती पढ़ाने का मतलब क्या था, हर एक एलिमेंट में अंदर घुस घुस के पढ़ाने का क्या मतलब था, समझ में आ गया? जो तुम लोग के पास नोट्स लिखा हुआ है ना, वो एकदम एग्जॉस्टिव है। अगर तुम लोग उसको ही पढ़ेगा ना, तुम लोग को बार बार कितना भी किताब रेफर करने का दरकार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा किताब का रेफरेंस ही उसको उठा के तुम लोग को दे दिए। समझ में? चाहे तुम संदीप गर्ग को फॉलो करो या वीके ओडी को फॉलो करो या एनसीईआरटी को फॉलो करो, तुम लोग के पास एकदम कॉन्क्रीट बुक है, कॉन्क्रीट तुम लोग के पास सोल्यूशन है, जो तुम लोग पढ़ के कभी भी जा सकता है और यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों के एमसीक्यू का टेस्ट देना है, इस पे एमसीक्यू टेस्ट देगा कि पहले न्यूमेरिकल करा के फिर एमसीक्यू ले? एक बार न्यूमेरिकल करा लेते हैं, उसके बाद तुम लोग एक बार टेस्ट ले लेंगे इसके ऊपर। जनरली हम लोग जो टेस्ट लेंगे वो ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन बोले तो एमसीक्यू जाएगा पूरा का पूरा गूगल ड्राइव पे और तुम लोग उसको अपलोड कर देना, क्योंकि हमको नहीं लगता एक दिन वेस्ट करना उस पर सही होगा। ओके, तुम लोग घर से ही दे देना उसको, 50 नंबर का टेस्ट ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर बना के दे देंगे, तुम लोग फिलअप कर देना, तुम लोग का भी ऐसे हो जाएगा सब कुछ। और तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे, क्या नाम था उसका? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ओके, वो करा देंगे, उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस आज यहीं पे रोकते हैं फिर।